तो आप लोग देखें, आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के डिवीजन या मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या की बात करें तो 10 संभागों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है और छिंदवाड़ा संभाग की अभी चर्चा चल रही है, जो 11वां हमारा संभाग होगा। ठीक है, संभागों की श्रेणी में सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर संभाग की और उसके अंतर्गत आने वाले जिलों की, और उन जिलों में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में बता देना चाहता हूँ 8 जिले आते हैं। ठीक है, इंदौर संभाग के जिलों की बात करें तो संख्या 8 है। ठीक है, 8 जिलों में मैं आपको बता दूं, इंदौर खुद संभाग है, खरगोन, खंडवा, इंदौर है, खरगोन है, खंडवा है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, धार है। कितने हो गए? बड़वानी है, 1 2 3 4 5 7। एक और है इसमें, जल्दी से बताओ। हाँ, एक और है बुरहानपुर। हम इन 8 जिलों की बात करेंगे और इन 8 जिलों को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन 8 जिलों में से इंदौर जिले की। इंदौर जिले की बात आती है, जैसे ही इंदौर जिले की बात आती है तो हमारे दिमाग में होलकर वंश हमारे दिमाग में आता है, जिसको जो मराठाओं के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो इंदौर की स्थापना से लेकर इंदौर की स्थापना होलकर वंश ने की थी। लिख लो, होलकर वंश की स्थापना, इंदौर शहर की स्थापना होलकर वंश ने की थी, या होलकर वंश की राजधानी रही है। इंदौर से जो इंदौर पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसका नाम है खान नदी। खान या कान नदी। अब वर्तमान स्थिति इसकी आप देखें तो यह एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। जो पहले नदी हुआ करती थी, लेकिन शहर का इतना दूषित जल, इतना प्रदूषण इसके अंदर चला जाता है कि इसके ऊपर से निकलने वाली है स्मेल आती है, इस नदी के ऊपर से आप निकल नहीं सकते। ठीक है, तो इंदौर शहर में बहने वाली नदी या खान नदी के किनारे यह शहर स्थित है, यह जिला है। ठीक है, इंदौर के पास ही एक महू तहसील है। महू एक तहसील है। महू तहसील किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा, जिनका जन्म 14 नवंबर को होता है। वो 14 जनवरी 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म महू में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्हें हम भारत का संविधान निर्माता कहते हैं। यह इंदौर से संबंधित है। ठीक है, हाँ, 1891 1891 को इनका जन्म हुआ था महू तहसील में। भीमराव अम्बेडकर यह हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए थे, जिन्होंने संविधान का एक प्रारूप तैयार करके दिया था। इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है,
मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पीएससी का एग्जाम होता है, संघ लोक सेवा आयोग, सॉरी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी का कार्यालय जो पेपर ऑर्गेनाइज करवाती है, पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, इसका कार्यालय इंदौर में है। इंदौर में है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने आपको चंबल नदी के बारे में आपने सुना होगा। चंबल रिवर उद्गम स्थल, जिस महू में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, उसी महू की जाना पावा एक पहाड़ी है। जाना पावा एक पहाड़ी है, यहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। अगर हम खेल के क्षेत्र में इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ पर आपको दो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट के स्टेडियम दिखाई देंगे। क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर इंटरनेशनल मैच होते हैं। एक नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा उषा राजे होलकर, उषा राजे होलकर स्टेडियम। उषा राजे होलकर स्टेडियम आपको यहां दिखाई देगा। आपको इंदौर जिले में ही आपको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिलेगा, जिसका नाम भी उषा राजे होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम कॉलेज दोनों है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम, एकमात्र भारत का शहर, सॉरी एकमात्र भारत का शहर है जहां आईआईटी एवं आईआईएम कॉलेज अवस्थित है। आईआईटी और आईआईएम पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जहां दोनों ही कॉलेज अवस्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, दोनों है। और आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश का दंत चिकित्सालय भी यहाँ अवस्थित है। कॉलेज है ये आईआईटी। हाँ, दंत चिकित्सालय, दंत चिकित्सालय भी अवस्थित है। इंदौर में ही दंत चिकित्सालय अवस्थित है। यहाँ पर आपको शिक्षा के लिए होलकर यूनिवर्सिटी भी मिलती है, उच्च शिक्षा के लिए होलकर यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी भी यहाँ मिलेगी। ठीक है, होलकर यूनिवर्सिटी है। इंदौर की हम बात कर ले तो यहाँ पर भारत का लेजर अनुसंधान केंद्र है। आंखों में जो लेंस डाले जाते हैं उनका अनुसंधान यहाँ किया जाता है। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र, आपने सुना होगा कि पूरे भारत में सबसे अच्छा लेजर का ऑपरेशन इंदौर में किया जाता है।
आइस की जो लेजर है कॉर्निया की दूरियां बढ़ जाती है, वो ऑपरेशन सबसे अच्छा यहाँ होता है जिसकी वजह से चश्मा लगता है लोगों को। कॉर्निया की दूरी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो फोकस थोड़ा सा कम बनने लगता है, जिसकी वजह से चश्मा लगता है लोगों को। ये ऑपरेशन यहाँ बहुत अच्छे किए जाते हैं और भारत का एकमात्र अनुसंधान केंद्र है इंदौर में अवस्थित है। लेजर अनुसंधान केंद्र बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मौसम की वेधशाला भी है, जहाँ पर मौसम की गणना की जाती है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला है, यहाँ पर हम मौसम की गणना करते हैं। इंदौर में मौसम वेधशाला भी है। आप देख रहे होंगे कि इंदौर के अंदर कितना कुछ है, सिर्फ एक जिला है अभी है। अब इसमें सारे जिलों के बारे में बात करनी है, बाकी है। कुछ कॉम्प्लेक्स भी है, जैसे मैं आपको बताया था कि देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स यानी चमड़े का कारखाना है बहुत बड़ा। इसी तरह पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम होते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इनकी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। यहाँ पे क्रिस्टल आईआईटी पार्क भी है। आप सोच रहे हो कितना कुछ है इसमें। क्रिस्टल आईआईटी पार्क आईआईटी सेक्टर में कितना आगे है यार। आईआईटी कॉलेज भी है, आईआईटी क्रिस्टल पार्क भी अवस्थित है यहाँ पे। और बात करें हम यहाँ की जनसंख्या की, तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा संख्या इस बालों जिलों में किसी की बात की जाती है तो वो इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसको भी लिख लें। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा संख्या इंदौर जिले में पाई जाती है। हमने लिख लिया होलकर वंश की राजधानी थी। इतिहास के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं आपसे खंडवा जिले की। इसी संभाग के अंतर्गत आने वाला दूसरा जिला होगा आपका खंडवा। खंडवा और खरगोन के साथ में बात करें तो यह सुनहरे जिले कहलाते हैं। कपास उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है खंडवा। खंडवा जिले की बात करें तो खंडवा जिले के बारे में आप लिखिए। सबसे पहले तो ये निमाड़ के क्षेत्र में आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले आप खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर वाले और नीचे बुरहानपुर वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यह 4 जिले और थोड़ा सा धार वाला क्षेत्र भी है जो निमाड़ कहलाता है। जैसे हम मध्य प्रदेश को डिवाइड करेंगे तो बुंदेलखंड का क्षेत्र दिखाई देगा, बघेलखंड का क्षेत्र दिखाई देगा, मालवा का क्षेत्र होगा, चंबल का क्षेत्र होगा, नर्मदा घाटी का क्षेत्र होगा। इसी तरीके से बोली के आधार पर एक निमाड़ का क्षेत्र होता है, यहाँ निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है, निमाड़ के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लिख लिया है पूर्वी निमाड़ इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खंडवा है और इसी के बाजू में खरगोन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैप इंडिया के मैप को आप देखेंगे गौर से, एमपी के मैप को सॉरी, तो आपको खंडवा के बाजू में ही खरगोन होगा। तो इसको हम पूर्वी निमाड़ कहेंगे, इसको पश्चिमी निमाड़ कहेंगे। तो लिख लें इसे पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। हाँ, इसे पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। खंडवा में ही प्रसिद्ध लोक गायक संत सिंगा जी का नाम सुना होगा आपने। संत सिंगा यहाँ के प्रसिद्ध कवि कहते हैं हम, या प्रमुख जो कहते हैं कि संत स्वरूप होते हैं किसी क्षेत्र विशेष के,
वो निमाड़ के संत सिंगा जी है, आज वहां उनके भजन गाए जाते हैं। ठीक है, तो खंडवा में संत सिंगा जी का संबंध है, लिख लें आप सिंगा जी का संबंध। सिंगा जी है, मैं आपको मध्य प्रदेश के लोक गायक की बात करूंगा तब उसमें इसमें बात होगी। लोक साहित्यकारों में संत सिंगा जी की गायक है ये। संत थे, गाते भी थे। संत मतलब इनको एक देवत्व की अवधारणा इन्हें दी गई है कि यह किसी भगवान के आए थे अवतरित होकर। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि वो समाधि, जैसे कबीर जी की अवधारणा है, उसी तरीके से उसी कैटेगरी में संत सिंगा जी को भी लाया जाता है। निकले, संत सिंगा जी का संबंध खंडवा से है। इन्हीं के नाम पर वहां पे सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना, सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। खंडवा में ही विद्युत उत्पन्न की जाती है इस परियोजना में, सिंगा जी के नाम से प्रोजेक्ट है। खंडवा में ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक कलाकार हुए हैं, किशोर कुमार का नाम आपने सुना होगा। ये खंडवा से निवासी थे किशोर कुमार। किशोर कुमार बॉलीवुड पिक्चर्स में बहुत फेमस हीरो रहे हैं किशोर कुमार जी, खंडवा से थे और इनकी मृत्यु उपरांत इनकी समाधि भी यहाँ बनाई गई है। तो लिख लिया, किशोर कुमार जी की समाधि है और खंडवा निवासी थे किशोर कुमार जी। इन्हीं के बाद साथ हम बात कर ले माखनलाल चतुर्वेदी जी की, नाम सुना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों की यह खंडवा कर्मस्थली रही है। यहीं से उन्होंने अपना कहते हैं कभी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, कर्मस्थली रही है। खंडवा को गांजा उत्पादक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गांजे का उत्पादन या सबसे ज्यादा गांजा उत्पादक, यह गांजा उत्पादक प्रसिद्ध जिला है। और मैं गांजे के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, यह तभी इसकी उगाई होती है जब आबकारी विभाग द्वारा आपको पट्टे निर्धारित किए जाते हैं। यह सरकार के अंदर में उगाया जाएगा, सरकार के अंदर में ही बेचा जाएगा। जो आबकारी विभाग होता है अलग से, जिसके अंदर में आप इन सारे नशीले पदार्थ, दारू का जो वितरण होता है, देसी मंदिरालयों में ठेका होता है, आबकारी विभाग वितरित करता है। इसी तरीके से गांजा उत्पादन या गांजे की कटाई की फसल जो कटाई होती है, यह सरकार के निर्देश अनुसार है, सरकार के आदेशों पर ही होती है। कोई भी इसको काट नहीं सकता, कोई भी इसको बेच नहीं सकता। सरकार खरीदेगी, सरकार ही उपलब्ध कराएगी, सरकार इसको बेचेगी। और इसको आपने अपने मन से बेचा तो वह कानून के दायरे से बाहर आ जाएगा और आपको सजा हो जाएगी। सबसे ज्यादा गांजा उत्पादक राज्य खंडवा ही है। क्वेश्चन आता है गांजा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में, तो खंडवा ही होगा। खंडवा में ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ मिलेगा आपको। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं, जिनमें 2 हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग पाया जाता है महाकाल का, दूसरा पाया जाता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो यहाँ पाया जाएगा। हाँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, एक खंडवा में ओंकारेश्वर में है, दूसरा हम उज्जैन पढ़ेंगे तो उज्जैन में बाबा महाकाल में दिखाई देंगे। ठीक है, शंकराचार्य की गुफाएं यहीं पे हैं। शंकराचार्य की कर्मस्थली क्या गुफाएं लिख लें। शंकराचार्य की कर्मस्थली रही है और गुफाएं भी हैं। शंकराचार्य की कर्मस्थली एवं गुफाएं अवस्थित है।
एक टापू का निर्माण किया जा रहा है, उसको सुंदरीकरण किया जा रहा है हनुमंतिया टापू। खंडवा में भी लिख लें हनुमंतिया टापू, हनुमंतिया टापू। इसे भारत का स्विट्जरलैंड, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है हनुमंतिया टापू को। नदी के बीच में ही, नर्मदा नदी के बीच में ही टापू का निर्माण किया जा रहा है, बीचों बीच में उसका सुंदरीकरण किया जा रहा है हनुमंतिया टापू। बहुत अच्छा प्लेस बनाया जा रहा है इसको, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन आता है क्योंकि अभी अपडेट हो रहा है और इसके बारे में तो पूछाता है कि हनुमंतिया टापू किस जिले में, खंडवा जिले में, किस नदी पे, नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित किया जा रहा है। नदी के बीच, बीचों बीच नर्मदा नदी की किनारे है। और इसी टापू पर जल महोत्सव भी मनाया जाता है, जल महोत्सव। हनुमंतिया टापू पर ही जल महोत्सव मनाया जाता है। अगले हम बात करते हैं जिले की, बड़वानी जिले की। तो बड़वानी जिले के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 1980 के दशक में इसे खरगोन से अलग किया गया। ठीक है, बड़वानी, बड़वानी, बड़वानी जिले की बात करें तो इसे 1980 में खरगोन से अलग किया गया था। सॉरी 1980 नहीं, 1998 98 में खरगोन से इसे अलग किया गया। ठीक है, यहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। बड़वानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बावन गजा के लिए। बावन गजा, बावन नहीं, यहाँ पे तीर्थपुरी है, आदिनाथ, भगवान आदिनाथ की 72 फुट ऊंची एक प्रतिमा है, बावन गजा। लिख ले बड़वानी में बावन गजा, ये भी आता है। 72 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की, भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी है, जिसके लिए बड़वानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी है यहाँ पे बावन गजा में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, बावन गजा किस राज्य, किस जिले में अवस्थित है, या बावन गजा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 72 फीट की आदिनाथ भगवान की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, अच्छा बड़वानी का और कुछ है नहीं, चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगले जिले की हम बात करते हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर का खुद का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। बुरहानपुर, 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 इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लिख लो। बुरहानपुर में ही अहीर राजा, अहीर राजा द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया था जो बहुत प्रसिद्ध है, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था अहीर राजा द्वारा इसी बुरहानपुर में। इसका ऐतिहासिक महत्व, अहीर राजा, अहीर नहीं, किले का जो नाम है वो असीरगढ़ का किला ही है, उसको असीरगढ़ का किला ही कहते हैं, किले का नाम नहीं। असीरगढ़, असीरगढ़ का किला ही से कहा जाता है। और उसका ऐतिहासिक महत्व और है, 1601 ईस्वी में अकबर ने इसे जीता था। असीरगढ़ के किले को 1601 ईस्वी में अकबर ने जीता था।
असीरगढ़ में आशा देवी का मंदिर है। क्वेश्चन आया है कई बार, आशा देवी का मंदिर, मंदिरों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसे लिख ले, याद रखें, क्योंकि आपको बहुत मंदिर मिलने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के सारे जिले पढ़ेंगे तो आपको बहुत मंदिर मिलेंगे, इसे इनको अच्छे से याद करके रखना। आशा देवी का मंदिर है। बुरहानपुर में ही प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है। मतलब कहने का मतलब है यूनानी जो शिक्षा होती है उस पर आधारित शिक्षा दी जाती है। तो पुरानी यूनानी आते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपने सुना होगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन काल भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें यूनानी आपको कार्य आपको दिखाई देंगे, जो सेल्यूकस निकेटर होगा और चंद्रगुप्त मौर्य की खुद पत्नी होगी, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना होगी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, वह एक यूनानी होती है। ठीक है, सिकंदर जो था वो यूनानी था, यूनान से आया था भारत में हमला करने के लिए। तो यूनानी और यूनान में जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है उसी को सिखाने के लिए महाविद्यालय खोला गया है। इसलिए वो प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया है, यूनानी चिकित्सा में आधारित है। बुरहानपुर में ही नेपा नगर है, नेपा नगर, और नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए अखबारी कागज की बात करेंगे, नेपा नगर की बात आई है, अभी होशंगाबाद के ऑरेंज में पेपर मिल की बात आएगी, डोट प्रेस बैंक निवास की बात आएगी, जहां हम लोग जिलों को पढ़ेंगे तो उनकी बात आएगी। इसलिए याद रखना कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र खोला गया था। ताप विद्युत केंद्र का नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, जो बुरहानपुर में खोला गया था। इसके थोड़ा सा और हम ऐतिहासिक महत्व की बात कर ले तो आपने नाम सुना होगा, शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, जिसकी याद में आगरा का ताजमहल बनाया गया था। जब वो खत्म हुई थी तो सबसे पहले उनको बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके पश्चात उन्हें बुरहानपुर के किले से निकालकर और आगरा के ताजमहल में शिफ्ट किया गया था। तो लिख लें, मुमताज महल को पहले बुरहानपुर के किले में दफनाया गया था। यहीं पे इनकी कब्र थी पहले बुरहानपुर में मुमताज महल की। इसके पश्चात जब आगरा के ताजमहल का निर्माण होता है तो उनके अस्थियों को उठा के आगरा के ताजमहल में स्थानांतरित किया गया था। तो लिख लें, बुरहानपुर में मुमताज महल की समाधि थी, तब कुछ समय पश्चात उनको आगरा के ताजमहल में शिफ्ट किया गया। लिख लें, जब वो खत्म हुई थी तो तत्काल नहीं बना था। लिख लें, बुरहानपुर में मुमताज महल की समाधि थी, लेकिन मुमताज महल की मुमताज महल की समाधि थी, लेकिन ताजमहल के निर्माण होने के बाद उस समाधि में से उनके शव को निकालकर इस ताजमहल में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर उनकी समाधि बनाई जाती है। यहाँ पर बहुत कुछ प्रमुख राजाओं की मृत्यु हुई है असीगढ़ के बुरहानपुर में। राजा जयसिंह का नाम सुना होगा, जयपुर नरेश थे। राजा जयसिंह आमेर किला का निर्माण करवाते हैं ये जयपुर में, पिंक सिटी में। राजा जयसिंह की मृत्यु भी यहाँ हुई थी। और आदिल शाह शिवाजी सीरियल देखते होंगे तो आदिल शाह का नाम सुना होगा, यूसुफ आदिल शाह। शिवाजी देखा है? नहीं देखा। शिवाजी का आदिल शाह होता है जहाँ पे शाहजी भोसले नौकरी करते हैं यहाँ पे।
और शिवाजी से आजीवन परेशान रहते हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आदिल शाह भी मिलेगा और आपको अरे आदिल शाह की मृत्यु हुई थी। हाँ, आदिल शाह की मृत्यु हुई थी और आगा जैसी की मृत्यु बुरहानपुर में। नहीं, ताकत अलग है, वो अलग है। शिवाजी महाराज अलग है, ठीक है ना। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी राजे भोसले, ठीक है। इनके यहाँ सेवादार थे और ये एक मुस्लिम शासक थे, ठीक है। तो आदिल शाह का मकबरा भी बुरहानपुर में है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं आपसे धार जिले की। धार जिले की बात करेंगे तो इसमें एक पीथमपुर मिलेगा आपको धार जिले में। धार जिले की धार जिले की बात करेंगे तो पीथमपुर है एक जगह है जिसे भारत का रेड ट्राइड कहते हैं, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का रेड ट्राइड, रेड ट्राइड या ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट, यहाँ ऑटोमोबाइल के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं इसमें पीथमपुर में। भारत का डेट्राइड या ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट भी कहते हैं, डेट्राइड या भारत का ड्राई पोर्ट कहते हैं। थोड़ा सा इतिहास की हम इसके बारे में बात कर ले तो राजा भोज की नगरी थी धार। राजा भोज का नाम सुना होगा, ये भोज की नगरी थी, राजा भोज की नगरी। और राजा भोज ने भोपाल बसाया था जिसका पहले नाम भोजताल था, बाद में परिवर्तित होकर भोपाल हुआ है वो, ठीक है। तो राजा भोज की नगरी है धार। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्लास ली हो तो यहाँ पे बाग देवी या बाग देवी का एक पर्यायवाची है सरस्वती। सरस्वती माता मध्य प्रदेश का एकमात्र सरस्वती माता का मंदिर धार में अवस्थित है। बाग देवी का मंदिर लिख लें, कौन देवी? बाग देवी, बाग देवी और कोष्टक में सरस्वती माता लिख लेना। एकमात्र मंदिर मध्य प्रदेश में धार में अवस्थित है। राजा भोज द्वारा यहाँ पे भोजशाला भी बनाई गई है, भोजशाला। अभ्यारण्य की बात करें तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी लिख लो, डायनासोर आगे जोड़ लेना इसमें। यहाँ डायनासोर के 5 अरब साल पुराने अवशेष मिले हैं, मतलब यहाँ से सिद्ध होता है कि पृथ्वी में डायनासोर थे। डायनासोर के अवशेष मिले हैं और डायनासोर की आकृति के अंडे बनाए रखे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ से साक्ष्य माना जाता है कि डायनासोर पृथ्वी पे हुआ करते थे जुरासिक काल में। ये पुख्ता सबूत मिलता है यहाँ से। पहले लोग किंवदंती मानते थे, लेकिन जब से यहाँ से जीवाश्म मिले हैं डायनासोर के, तब से माना गया है, ठीक है। अवशेषों को सुरक्षित रखा है, उनके अंडों के अवशेषों को इसी अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में। यहीं पर सरदारपुर अभ्यारण्य है, लिख ले, सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर की विशेषता है यह खारमोर पक्षी के लिए है, खारमोर पक्षी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, खारमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य के अंतर्गत किया जाता है? तो सरदारपुर अभ्यारण्य। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कौन पक्षी लिखा आपने? खारमोर, खारमोर, खारमोर पक्षी। पक्षी की कोई विशेषता होती क्या? नहीं पता मुझे।
कल ही तो पक्षी थोड़ा सा हम यहाँ की ऐतिहासिक किलों की और ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो सबसे पहले तो धार का किला प्रसिद्ध है और यहीं पे आपने मांडू सुना होगा जिसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू कभी जाना हो तो मांडू जरूर घूम के आना, क्योंकि मांडू बाज बहादुर और उसकी पत्नी मृगनयनी की प्रेम गाथाओं से संबंधित है। ठीक है, तो मांडू यहाँ पे प्रमुख स्थान है। यहाँ पे आप महल देखेंगे, जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपवती का महल, जहाज महल है ना? हाँ जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपवती का महल, असरफी महल, असरफी महल, होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह लिख देता हूं, होशंग शाह का मकबरा। इस मकबरे की खास बात बता देना चाहता हूं मैं। भारत का सबसे पहला संगमरमर से निर्मित कोई धरोहर थी, जैसे ताजमहल बनाया गया है, पहला संगमरमर से बनाई जाने वाली इमारत थी है मकबरा। लिख लो, संगमरमर के पत्थर से। संगमरमर का सबसे पहला यहाँ उपयोग किया था। जो संगमरमर का पत्थर जबलपुर से निकलता है, व्हाइट संगमरमर, या ग्वालियर से रेड संगमरमर पत्थर निकलता है। ये थी वो इमारत जो संगमरमर का उपयोग किया गया था इस इमारत में। और मांडू सॉरी मांडू की क्या विशेषता है? ये मांडू के ही है सब। नहीं, मतलब किसकी प्रेम कहानी? बाज बहादुर रूपवती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धार का जो किला है, धार का किला है, इसका निर्माण एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे या तुगलक वंश पढ़ेंगे। ये क्या है? ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक है। इसको यह एक ऐसा शासक है जो 5 नई योजनाएं लाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यह सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है पूरी हिस्ट्री में। ये ऐसे ऐसे काम करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तित करवा देगा, दिल्ली से दौलताबाद चला जाएगा दक्षिण भारत में। इतना बड़ा मूर्ख होता है। राजधानी परिवर्तन एक बार होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। एमपीटी का राजधानी परिवर्तन करता है तो कहता है कि सब लोग राजधानी चलो, पूरी दिल्ली खाली करवा देता है। उसमें बूढ़े बच्चे जवान सब चल देते हैं अपना सारा सामान उठा के। पहुंच जाते हैं दौलताबाद। दौलताबाद पहुंच के यह बोलता है कि मैंने उत्तर भारत छोड़ दिया है और मैं दक्षिण भारत में आ गया हूँ, मेरी सत्ता कौन संभालेगा। तुरंत ये कहता है, अपनी आदेश देता है पूरी प्रजा को कि दिल्ली वापस चलो। दिल्ली और दौलताबाद की दूरी आज वर्तमान में देखें तो हम 700 से 800 किलोमीटर की दूरी के बीच में आती है। उस टाइम इतनी साधन नहीं थे कि दूरी तय कर सके और सारे सामान पूरी प्रजा को फिर दौलताबाद से दिल्ली लाता है तो इसकी आधी प्रजा रास्ते में ही खत्म हो जाती है। यह इसकी पहली गलती होती है। दूसरी गलती करता है, धातु की मुद्रा कम है, सोना चांदी कम है, तो यह कहता है कि तांबे की मुद्रा चला लो। तांबे की मुद्रा चलाने का कहता है तो घर घर टकसाल लग जाते हैं, क्योंकि तांबा हर किसी के पास बर्तन होते थे तांबे के, तो घर घर धातु बन जाती थी, घर घर मुद्राएं बनाई गई। जब घर घर मुद्राएं बनाने लग गई तो उसने देखा कि मुद्राएं बहुत हो गई है। उसने कहा क्या किया जाए, तो इसकी मूर्खता देखो, कहता है कि अपनी मुद्राएं लाओ और हम सोने की बदले में हमसे ले जाओ। लोग तांबे की मुद्राएं इतनी मात्रा में लाए कि पूरा खजाना खाली हो गया। आप देखते हैं दूसरी गलती इसने कर दी। तीसरी गलती, सियाचिन ग्लेशियर के उस पार खुरासान होता है, वहां आक्रमण करता है। 1 साल तक पूरी सेना का रसद मतलब खाने पीने का इंतजाम करेगा, सेना को तैयार कर रहा है युद्ध के लिए।
और यह सर्दियों में युद्ध के लिए भेज देता है खुरासान। खुरासान के पास में एक जगह होती है, वहां का राजा मना करता है कि अभी युद्ध नहीं करना है, सर्दियों का मौसम आ गया है, हिमालय में जाके युद्ध करेंगे, बर्फबारी होगी, ठीक है, तो सैनिक मरेंगे और हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम वहां जाके युद्ध करें। लेकिन ये नहीं मानता है उसकी बात और हिमालय पर्वत पे चढ़ाई करवा देता है। अंततः यह होता है कि 1 लाख से ज्यादा इसके सैनिक होते हैं और युद्ध किए बिना ही इसके मात्र 3 सैनिक बचते हैं। जी, सर्दी की वजह से सारे सैनिक मर जाते हैं। सोचो 1 लाख सैनिक इसने भेजे हैं, युद्ध भी नहीं हुआ, किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए और पूरी सेना खत्म हो गई। 1 साल तक वो खिला रहा था, पिला रहा था, उनको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था, पूरी सेना समाप्त हो जाती है। यह है वो एडबिटी। अब तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आपको इससे कारनामे मिलेंगे, जिसको कहा जाता है पूरी डायनेस्टी है पागल राजा। ठीक है, पढ़ेंगे, क्या याद रखो अभी कि धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। लिख लो, धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक करता है। धार में बाघ की गुफाएं हैं, धार में ही बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं हैं और यहीं पे बाघ की प्रिंटेड साड़ियां भी मिलती है। ठीक है, बाघ की गुफाएं नहीं हाँ, बाघ प्रिंटेड साड़ियां यहाँ मिलेगी आपको। एक चीज और मैं बता देता हूँ, धार में मैंने आपको मांडू को बताया है, राजा बाज बहादुर रूपमती की कहानी। तो मांडू का पुराना नाम, मांडू का पुराना नाम सादियाबाद। अभी आपको बहुत से नाम मिलेंगे पुराने। जबलपुर का नाम आपको त्रिपुरी मिलेगा, खजुराहो का नाम आपको खजूर बाहक मिलेगा। सादियाबाद है, हाँ, सादियाबाद। अभी आपको बहुत से नाम परिवर्तित मिलेंगे। उज्जैन का नाम अवंती मिलेगा, जैसे भोपाल का नाम भोजताल मिलेगा। ऐसे आपको बहुत से नाम परिवर्तित होकर मिलेंगे आगे। ठीक है, अगली हम बात करेंगे धार के बाद झाबुआ जिले की। तो झाबुआ जिले में मैंने आपको बताया था कि यहाँ भील जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाएगी। मैंने झाबुआ जिले में आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी बताया था। तो अगली बात करते हैं इंदौर संभाग में ही झाबुआ जिले की। झाबुआ जिले की देखिए, झाबुआ जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति भी कौन सी? जनजाति बाहुल क्षेत्र। भील जनजाति मिलेगी यहाँ पे आपको, भील जनजाति मिलेगी ज्यादातर मात्रा में। ठीक है, छिंदवाड़ा तो वही क्या जो भील जनजाति है ये भीली गुड़ियाओं का निर्माण करती है। तो भीली गुड़िया शिल्प यहाँ मिलेगा आपको। भीली गुड़िया शिल्प मतलब भीली जनजाति है वह भीली जो औरतों का पहनावा होता है उस तरीके से गुड़ियाओं को तैयार करती है। तो भीली गुड़िया शिल्प आपको ये मिलेगा। भीली गुड़िया शिल्प जो भील जनजातियों का पहनावा है उस तरीके से गुड़िया बनाएंगी, जिस वो बनाती है आकृति उसको भीली ड्रेस पहनाएंगी और यह शिल्प वहां पे है। उनको तैयार करेंगी जैसे भील लोग तैयार होते हैं, उस तरीके से गुड़ियाओं को तैयार किया जाता है। ये झाबुआ में है। हाँ, इसकी कोई वो है क्या लघु उद्योग है, घर में बनाती है, मार्केटों में जाकर बेचते हैं। यहीं पे आपको झाबुआ में ही मेघनगर औद्योगिक केंद्र मिलेगा। मैंने आपको लिखवाया था मेघनगर उद्योग नगर पढ़ाया था आपने। मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ में ही मिलेगा। इंडस्ट्री लगी है बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे। उसमें क्या होता है? कौन सा उद्योग है ये? यहाँ पे रॉक फास्फेट, नगर दो बार क्यों लिख दिया? सॉरी मेघनगर औद्योगिक केंद्र क्या है? रॉक रॉक, यहाँ रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, उत्पादन होता है रॉक फास्फेट का।
खनिज है तो उससे आधारित यहाँ पे उद्योग भी है। और मेघना उद्योग केंद्र में आपको बहुत सारे उद्योग धंधे दिखाई देंगे, जो फैक्ट्रियां बनती है, शुगर मिल हो गई और भी सारी फैक्ट्रियां होंगी यहाँ दिखाई देगी। उद्योग केंद्र का मतलब होता है यहाँ बहुत सी कम फैक्ट्रियां होगी, पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं होती है। जैसे हम मीनापुर की बात करें तो वहाँ ऑटोमोबाइल से संबंधित फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी के बहुत सारे कल पुर्जे वहाँ बनाए जाते हैं, छोटे जैसे आपको बड़ी बड़ी फोर व्हीलर्स आते हैं तो क्या पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो एक केंद्र होता है पीथमपुर, मैंने इंदौर में पढ़ाया था आपको, इंदौर को धार पर पीथमपुर पढ़ाया है, लिखा है पीथमपुर, इंदौर में लिखा था पीथमपुर लिखा है, धार पीथमपुर पढ़ाया है। भारत का डेट्राइट कहते थे, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वह भी एक औद्योगिक केंद्र है। और मेघनगर भी औद्योगिक केंद्र है, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है औद्योगिक केंद्रों। ठीक है, अब झाबुआ में ही लिख ले कि यहाँ के भावरा गांव का नाम बदलकर आजाद नगर किया गया है, भावरा का नाम बदलकर आजाद, हाँ खैर तो कस्बा हो गया है, तो आजाद नगर इसका नाम परिवर्तित किया गया है। सॉरी एक चीज गलत हो गया, भावरा झाबुआ में नहीं रहा, इसको काट दो, यह अलीराजपुर में पहुंच गया है, क्योंकि 2008 में हम अलग करेंगे, झाबुआ को डिवाइड करेंगे अलीराजपुर में, तो वो भावरा का अलीराजपुर पहुंच जाता है, अलीराजपुर में पहुंचेगा। मैं अलीराजपुर पढ़ाऊंगा अभी इसके आगे। यहाँ पे लिख ले आदिवासी शोध संचार के, आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में अवस्थित है। और इसी झाबुए में भीलों से संबंधित एक मेले का आयोजन किया जाता है या एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे हम भगोरिया हाट या भगोरिया उत्सव कहते हैं। भगोरिया हाट या उत्सव, भगोरिया हाट भगोरिया उत्सव में समझा देता हूँ, यह 3 स्टेप में होता है, एक गुलालिया होता है, एक उजाड़िया होता है। ठीक है, ऐसे 3 स्टेप होते हैं इसके, 3 दिन गुलाल। भगोरिया के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। भगोरिया उत्सव एक ऐसा उत्सव होता है जिसे भीलों के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक हाट होती है जो 7 दिन दिवाली से बाद चलाई जाती है। ठीक है, 3 दिन यहाँ एक गुलालिया उत्सव होता है, एक मेला लगता है जहाँ पे लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, जो किशोर किशोरियां होती हैं, लड़का जाएगा, लड़की को गालों में गुलाल लगाएगा। अगर लड़की ने रिस्पॉन्स दे दिया, उसके दोबारा उसको गुलाल लगा दी, तो लड़की की हाँ है, मतलब लड़की भी उसे पसंद करती है। उसने नहीं लगाई और उसने अपने गालों को पोंछ लिया, तो लड़की लड़के को पसंद नहीं करती है। यह प्रोग्राम 3 जगह चलता है। फिर होता है गुलालिया, फिर होता है गोल गधेड़ो, ये भी 3 दिन का होता है। गोल गधेड़ो थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, खंबा बना देते हैं और उसके चारों तरफ लड़कियां खड़ी रहती हैं। हाँ, एक गोल गधेड़ो होता है इस तरीके से, वहां एक खंबा होता है, इस पे तेल ग्रीस लगा दिया जाता है बहुत तरीके से, और चारों तरफ लड़कियां झाड़ू लेके खड़ी हो जाती है। यहाँ वही लड़कियां खड़ी होती है जो किशोरी होती है। लड़के यहाँ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कियां झाड़ू से पीटती हैं, कोशिश करती है कि इस पे ना चढ़ पाए, क्योंकि जब ये चढ़ जाएंगे इसके शिकार में कुछ रखा होता है। यदि वो उसको उठा के ले आते हैं तो उस झाड़ू मारने वाली में से किसी भी एक लड़की को कहेंगे उसको शादी करनी हो जाए। जो झाड़ू मार रही होती है, वो चढ़ गया उस सामान को उठा लाया, तो इन सारे ग्रुप में से किसी को चूज करेगा और उससे शादी कर देगा। ये सब होने के बाद 2 दिन का होता है उजाड़िया, 2 दिन का होता है उजाड़िया। उजाड़िया के उत्सव में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माता पिता या इनके परिवारजनों की इच्छा के साथ जो प्रेम प्रसंग के लिए तैयार हो जाती है, या जो गोल गधेड़ों में जो लड़कियां होती हैं, उनको माता पिता भगा देते हैं।
15 रुपयों के लिए कह देते हैं कि आप लोग जाइए, मतलब भाग जाते हैं, लेकिन उसमें उनके परिवार की रजामंदी होती है। दोनों परिवारों की एक प्रथा होती है कि आप घर से बाहर रहिए दोनों, ठीक है। तो बाहर रहते हैं, 15 दिन बाद आ जाते हैं, रीति रिवाजों के अनुसार दोनों की शादी कर दी जाती है। और इसी भागने को लेकर ही इसका नाम भगोरिया पड़ा है कि भैया भाग गया, वह लेके भाग गया, भगोरिया हाट इसीलिए पड़ा है। इसलिए भगोरिया याद रख लो। झाबुआ में कोई पूछा जाएगा आपसे भगोरिया होता क्या है, तो इस तरीके से भगोरिया देख ले। भगोरिया हाट का उत्सव झाबुआ में होता है। 3 दिन होता है। गुलालिया, 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 हाँ 2 दिन गुलालिया होगा। फिर होगा गोल गधेड़ो, गधेड़ो। फिर होता है उजाड़िया। हो गया 7 दिन का उत्सव। दिवाली के बाद होता है उत्सव, ठीक है। होली के 7 दिन पहले होता है। हाँ नीचे वाला पोज दिया आपने, उजाड़ लिया, उजड़ गया, भागते भैया उजड़ गया, फिर उजड़ गया। अगले जिले की हम बात करेंगे आपसे अलीराजपुर की। अलीराजपुर की बात करेंगे। अलीराजपुर, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यह 2008 में झाबुआ से अलग हुआ था। झाबुआ से अलग हुआ था। अलीराजपुर के भावरा, यहाँ आएगा या भावरा, भावरा का नाम परिवर्तित किया गया है 2014 में, जिसका नाम आजाद नगर रखा गया है। आजाद नगर 2014 में आजाद नगर किया गया है। आजाद नगर यानी लीजिए पुराना उनका चंद्रशेखर आजाद नगर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आदिवासी खेल विद्यालय है। आदिवासी खेल विद्यालय, आदिवासी खेल विद्यालय है यहाँ पे अलीराजपुर में। सबसे कम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता में यही मिलेगी, ठीक लिख ले। न्यूनतम साक्षरता में यहाँ मिलेगी और सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहाँ मिलेगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात भी मिलेगा और न्यूनतम साक्षरता दर मिलेगी। सोचने वाली बात है भैया कि पढ़े लिखे लोग कम है, लेकिन इसके बाद भी लिंगानुपात इतना अच्छा है, जबकि मध्य प्रदेश की लिंगानुपात की दशा में कम है। यहाँ 1000 से ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं। 1008 है, 1017 महिलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की सबसे। अगले जिले की हम बात करेंगे, जो हमारा 8वां और अंतिम जिला होगा खरगोन। खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, लिख ले खरगोन। खरगोन को पश्चिमी निमाड़। खरगोन की यदि हम ऐतिहासिक बात करें तो यहाँ पे आपको महेश्वर दिखाई देगा। महेश्वर जो महारानी अहिल्याबाई, नाम सुना होगा अहिल्याबाई जी का आपने। महारानी अहिल्याबाई जी का किला है यहाँ पे, लिख ले महारानी अहिल्याबाई का किला। महारानी अहिल्याबाई का किला अवस्थित है महेश्वर में, ठीक है। इसी किले के तट पर
जो किला है यह नर्मदा नदी के तट पर है। महेश्वर में ही आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेगा। यहाँ आपको कपास अनुसंधान केंद्र मिलेगा। कपास अनुसंधान केंद्र मिलेगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेगा और खरगोन खरगोन में ही आपको उनका भगवान परशुराम का मंदिर भी मिलेगा। परशुराम निमरानी औद्योगिक क्लस्टर निमरानी औद्योगिक क्लस्टर प्रमुख औद्योगिक केंद्र। और यहीं पे आपको महेश्वरी साड़ियां मिलेंगी। महेश्वरी साड़ियां पर सुना होगा, महेश्वरी साड़ियां, चंदेरी साड़ियां, बाग प्रिंट की साड़ियां। तो यहाँ पे आपको महेश्वरी साड़ियां मिलेंगी। मैंने स्वयं जाके देखा यहाँ औरतों को हाथों से साड़ियां बनाती हुए। नर्मदा के तट पर ही ये सारे काम किए जाते हैं। साड़ियां बनाई जाती है। हाँ, हाथ से बनाती है वहां की महिलाएं इनको। सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पे है, ठीक है। नर्मदा के तट पर बनाती है। हाँ, नर्मदा के तट पर कपास अनुसंधान केंद्र भी है। क्या बनाती है नर्मदा के तट पर? महेश्वरी साड़ियां। और यहीं पे आपको महेश्वर डैम भी मिलेगा। महेश्वर बांध, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंदौर संभाग कंप्लीट होता है। आप यहाँ जिले पढ़े इसके, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा इंदौर को पढ़ा, धार को पढ़ा, खंडवा को पढ़ा, खरगोन को पढ़ा, झाबुआ को पढ़ा, अलीराजपुर को पढ़ा, बड़वानी को पढ़ा और बुरहानपुर को पढ़ा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डिवीजन कंप्लीट होता है इंदौर संभाग, ठीक है।